हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। ये नोट्स सुरेश चौधरी सर के द्वारा पढ़ाए गए नोट्स हैं। हम उनको रिवाइज करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश प्रो वी सी मिश्रा के अनुसार 1968 ईस्वी में 7 भौतिक प्रदेश 7 भागों में विभाजित किया गया। 7 भागों में प्रो वी सी मिश्रा के अनुसार 1968 में विभाजित किए गए। उसके बाद है ए के सैन के अनुसार 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया 1968 ईस्वी में ही। उसके बाद है डॉक्टर रामलोचन सिंह 1971 में। इन्होंने 2 भागों में 4 उपभागों में 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया। ठीक है। इसके बाद है सर्वमान्य भौतिक विभाजन। जो सर्वमान्य भौतिक विभाजन है उसके अनुसार इनको 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 नंबर है। अब हम देखते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन कि भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार से हुआ है। राजस्थान का भौतिक विभाजन उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर हुआ है। जैसे अभी हम ये चित्र देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊंचा है जो भाग है वो अरावली है। अरावली की जस्ट आगे जाते हैं तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसके बाद जाते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और सबसे नीचे है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। और जैसा कि उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर, ठीक है, तो ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वाला हिस्सा है वो जलवायु के आधार पर है, और अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये तीनों उच्चावच के आधार पर हैं। ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। ऊंचाई के अनुसार क्रम, अवरोही क्रम। सबसे ऊंचा क्रम किसका है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का, जिसकी लंबाई कितनी है? 930 मीटर। उसके बाद है दूसरा नंबर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसकी लंबाई कितनी है? 500 मीटर। उसके बाद तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसकी है 200 से 500 मीटर। उसके बाद 4 नंबर पे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी है 200 से 300 मीटर। ये अवरोही क्रम में सबसे ऊपर अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये इसका क्रम है। बनने का क्रम कि जो बनने का क्रम है इनका कि सबसे पहले कौन सी श्रृंखला आई, उसके बाद क्या आई। इनका बनने का क्रम है प्राचीनतम से नवीनतम, यानी कि पहले प्राचीन काल से और नवीनतम अब तक का काल। ठीक है। जैसे कि अब हम देखते हैं सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश जो प्राचीनतम है। ठीक है। ये प्री कैम्ब्रियन काल का है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये क्रिटेशियन काल का है। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये प्लेस्टोसीन काल का है। प्लेस्टोसीन काल का है। इसके बाद 4 नंबर पर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ये नवीनतम है। ये भी प्लेस्टिनोसीन काल का ही है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि दो प्रदेश हैं हमारे, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड के अवशेष क्या क्या हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। वर्तमान में भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग हैं, क्योंकि जो वर्तमान है इस समय ये भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है, पर ये जो गोंडवाना लैंड के अवशेष थे, अब इनको हम वर्तमान में भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग हैं। ठीक। इसके बाद आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी कि इनके बाद आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये दो हैं टेथिस सागर के अवशेष। ठीक है। वर्तमान में भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। जो टेथिस सागर के अवशेष हैं, यानी कि टेथिस सागर है, वो वर्तमान में भारत के उत्तर के विशाल मैदानों का भाग है। इसके बाद आते हैं
33 ज़िले, ठीक है। पहले अभी 8 नए ज़िले बने हैं और उससे पहले 33 ज़िले पहले थे, अब 8 नए बन गए। टोटल 41 ज़िलों के नए 8 ज़िले, ठीक है। अब हम 8 ज़िले क्या क्या बने हैं, 33 तो पहले थे, अब 8 नए नए ज़िले कौन कौन से बने हैं। पहला है सलूमर, दूसरा है बालोतरा। सलूमर है वो उदयपुर से अलग होके बना है। बालोतरा किससे अलग हुआ है, बाड़मेर से, ब्यावर अजमेर से, फलोदी जोधपुर से, डीडवाना कुचामन से, डीग है भरतपुर से, खैरतल तिजारा अलवर से, कोटपुतली बहरोड ये जयपुर का और अलवर का हिस्सा मिलके बना है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में हम देखते हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उसका जो पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थल में और अर्ध शुष्क मरुस्थल में। जो शुष्क मरुस्थल है वहाँ पे 0 से 25 सेमी वर्षा होती है और अर्ध शुष्क में 25 से 50 सेमी होती है। अब यहाँ पे हमारा जो राजस्थान का नक्शा है ये बना रखा है, इसमें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 0 से 25 सेमी, अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेमी, ठीक है। ये इनका जो भाग है उनमें बांटा गया, यानी कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो 61.11% हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आगे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली प्रदेश ये प्रदेश है जो 9% हिस्सा है, और पूरी मैदानी प्रदेश है वो 23%, और दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश ये 6.89% है, ठीक है। तो अभी अब आगे चलते हैं। ओके, आगे है भौतिक प्रदेश। अभी हमने यहाँ पे इनको एक ग्राफ के तौर पे यहाँ पे दर्शा रखा है। भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11%, उसके बाद है अरावली पर्वतीय प्रदेश 9%, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89%। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 0 से 25 सेमी है, जिसको हम जो शुष्क मरुस्थल को उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। बालू का स्तूप युक्त है और बालू का स्तूप मुक्त है। जहाँ पे बालू का स्तूप है वो तो बालू का स्तूप युक्त है, जहाँ बालू का स्तूप मुक्त है वहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। यानी कि बालू का स्तूप युक्त हिस्सा वो 58.5% है और बालू का स्तूप युक्त जो मुक्त है वो 41.5 है, ठीक है। उसके बाद है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 25 से 50 सेमी। इसको हम अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश को हम घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन इसमें बांटते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे नंबर पे अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। इसका जो 9% हिस्सा है इसका, और इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पूरी मैदानी प्रदेश को हम 23% हिस्सा है, इसको पूरी मैदानी प्रदेश को बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन में बांटते हैं। दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश जो 6.89 है उसको हम विद्यन कगार भूमि और ढक्कन लावा पठार में बांटते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, एक सारणी बना रखी है, उस सारणी को देखते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पे क्षेत्रफल अभी हमने आपको पहले बताया था। दक्षिणी हम पहले एक एक को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या 40%, निर्माण के अनुसार क्रम 4 है। निर्माण काल क्या है इसका जो निर्माण काल है वो प्लेस्टिनोसीन है। और ऊंचाई क्रम क्या है, जो ऊंचाई क्रम है इसका ऊंचाई क्रम यहाँ पे देखिए 1200 से 300 मीटर तक है। नहीं सॉरी 200 से 300 मीटर है, 200 से 300 मीटर है ऊंचाई क्रम इनका, ठीक है। क्योंकि ये जो सबसे लास्ट 4 नंबर पे है इसका ऊंचाई क्रम, सबसे नीचे आएगा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आएगा 4 नंबर पे है, 200 से 300 मीटर है। अवशेष किसका है, ये किसके अवशेष हैं, ये तेटिस सागर का अवशेष है। जलवायु यहाँ पे कैसी पाई जाती है, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। मृदा है वो बालू रेतीली मृदा पाई जाती है, सैंडी सॉइल पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% निवास करती है। निर्माण के अनुसार
क्रम, जो निर्माण के अनुसार क्रम है इसका पहला है। और ये निर्माण काल का है प्री कैम्ब्रियन काल है। और ऊंचाई क्रम में सबसे ऊपर है, फर्स्ट नंबर पर, इसकी ऊंचाई 930 मीटर है। और अवशेष है गोंडवाना लैंड का। और इसकी जलवायु है उप आर्द्र जलवायु, सब ह्यूमिड जलवायु है, उप आर्द्र। ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उप आर्द्र जलवायु है। और ये पर्वतीय वन मृदा, यहाँ की जो मृदा है वो पर्वतीय है और वन मृदा फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। इसके बाद आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका क्षेत्रफल 23% है, जनसंख्या 39% निवास करती है। और निर्माण के अनुसार क्रम 3 है। और ये भी जो पश्चिमी उत्तरी प्रदेश का जो निर्माण काल है वो इसका सेम है, प्लेस्टिनोसीन है। और इसके ऊंचाई क्रम 3 नंबर पे है। इसका जो 3 नंबर पे 200 से 500 मीटर है, टेटी सागर का। और ये किसका जो निर्माण काल तो प्लेस्टिस्टोसीन है। और अवशेष है किसका, टेटिस सागर का। और ये यहाँ की जलवायु आर्द्र है, ह्यूमिड है। और यहाँ पे मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है। और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये क्षेत्रफल कितना है, 6.89% है। और जनसंख्या 40% है। और निर्माण अनुसार क्रम में दूसरा स्थान है, इसका दूसरे नंबर पे है। और निर्माण काल का जो निर्माण काल है, निर्माण का काल क्या है, इसका क्रिटेशियन काल है निर्माण का। और इसका ऊंचाई क्रम क्या है, इसका ऊंचाई क्रम दूसरा है, ये 2 नंबर पे है। और 500 मीटर इसका ऊंचाई है। और किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। यहाँ पे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की जलवायु कैसी पाई जाती है, अति आर्द्र, वेरी ह्यूमिड। ठीक है। और मृदा का कैसी पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठारी बिल्कुल काली मृदा पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। ठीक है। अब हम आते हैं जियोलॉजिकल टन स्केल के अनुसार आते हैं पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी है 4.6 वर्ष पूर्व है। पृथ्वी की उत्पत्ति है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जिसको हम सुपर इयोन ईरा को महाकल्प, पीरियड कल्प और इप्रोच या युग है, इसमें हम इसको बांटते हैं। आगे हम आते हैं सुपर इयोन और आज तक पीरियड है। और ये क्या है, हीलोसीन, सुपर इयोन। ठीक है। अब हमें इसके बारे में पूछते हैं, 1 मिनट लाइन पर रहिए। अब ये सुपर इयोन है, ये 57 करोड़ वर्ष पूर्व है। और प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन है। ठीक है। और इसके बाद आता है आज तक में इयोन, ये दृश्य जीवी इयोन है। और ये इसका है 5 अरब है, प्रोटोजोइक, आर्कियन, हेडियन। ठीक है। और इसका जो 7.7 अरब इसका ईरा और इसे कॉन्जोलिक और मीसोजोइक और पेरोजोइक, ये चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के। इसका पीरियड है चतुर्थ काल का है और तृतीय काल का है। और इसमें होसोसीन, प्लेसिस्टोसीन, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और यहाँ पे क्रेटिशियन काल क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये 6.5 से 14.4 करोड़ का है। ज्यूरेसिक काल 14.4 से 20.8 करोड़ है। और यहाँ पे ट्रियासिक है 20.8 से 24.5 करोड़। ठीक है। और यहाँ पे जो अरावली है, अरावली आदि योन में पाई जाती है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश वो आदि योन में, ये 7.60 अरब का हिस्सा है, आर्कियन का। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको यहाँ पे देखते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये किसका हिस्सा है,
प्लेस्टिसोसिन काल का है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश क्रेटिशियन व प्री कैम्बियन काल का है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अभी हमने पढ़ा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अब उत्तर, इसका जो मैप भी बना रखा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ही बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अरावली है, अरावली फिर यहाँ पे जो पश्चिमी मरुस्थलीय 61.11% इससे में फैला हुआ है, जनसंख्या 40% निवास करती है, ठीक है यहाँ पे। और अरावली के इधर से यहाँ पे लूनी नदी है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसकी ऊंचाई कितनी है। पश्चिमी मरुस्थलीय की ऊंचाई 200 से 300 मीटर, क्षेत्रफल 61.11% है और 2,09,000 वर्ग किमी में जनसंख्या 40% करती है। मृदा रेतीली बालू पाई जाती है। वनस्पति कटीली, यहाँ की वनस्पति कटीली एवं शुष्क वनस्पति पाई जाती है। विस्तार है 16 जिलों, विस्तार, इसका विस्तार 16 जिलों में है, 16 जिलों में। अगर सिरोही को शामिल करें तो 16+1 या 17 जिलों में है। अगर हम सिरोही को शामिल करते हैं तो 17 जिलों में है और वैसे 16 जिलों में है। अभी हम आगे देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की, इनकी जो पश्चिमी मरुस्थलीय की लंबाई है वो 640 किमी है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चौड़ाई 300 मीटर है, वो 300 मीटर क्या है, पूर्व से पश्चिम की है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल, जो इसका ढाल है वो कैसा है, ढाल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल क्या है, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि वो जो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है इसका ढाल, ठीक है। उत्तरी पूर्वी हिस्से की ऊंचाई, जो इसका उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उसकी ऊंचाई 300 मीटर है। दक्षिण पश्चिम हिस्से की ऊंचाई 150 मीटर है। क्योंकि ढाल के अनुसार, जैसे कि इसका ढाल है उत्तर पूर्व से, तो वहाँ से और जो ढाल सबसे उसका पॉइंट उत्तर पूर्वी हिस्से से उस आता है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में उसका ढाल समाप्त होता है, यानी कि उसकी उत्तरी पूर्वी हिस्से की ऊंचाई 300 मीटर है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से की ऊंचाई 150 मीटर है। नोट, दक्षिणी हिस्से की ऊंचाई सबसे कम है। जो अब यहाँ पे हमने नोट लगा रखा है, जो दक्षिणी हिस्सा है इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है उसकी ऊँचाई सबसे कम है। आगे देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है और ये 33 सागर अवशेष है। और पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में इस क्षेत्र में समुद्र का विस्तार था। कि पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में इस क्षेत्र में समुद्र का विस्तार था, जिसके प्रमाण जुरासिक तथा उसके बाद के कालों से सामुद्रिक तलछट के प्रमाण यहाँ मिले हैं। अवसाद, जो समुद्री तलछट है वो अवसाद है, ठीक है। और कालांतर में विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान समुद्र पीछे हट गया और इस क्षेत्र में शुष्क दशाओं का विस्तार हो गया, ठीक है। आगे है प्रमाण। जैसलमेर, इसके जो प्रमाण है वो हमको कहाँ से मिले, जैसलमेर के कुलधरा गांव, जो जैसलमेर का कुलधरा गांव है, जैसलमेर के कुलधरा गांव से समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म हैं, जो समुद्री जीव हैं उनके जीवाश्म मिले हैं। और व्हेल के जीवाश्म मिले हैं और शार्क और मगरमच्छ के दांत भी मिले हैं और कछुए की हड्डियां मिली हैं। यानी कि जैसलमेर का जो कुलधरा गांव है, कुलधरा गांव से समुद्री जीवों के अवशेष मिले, जीवाश्म मिले। जिन जीवाश्म मिले हैं उसमें किस किस के जीवाश्म मिले हैं, व्हेल के जीवाश्म मिले हैं, शार्क और मगरमच्छ के दांत मिले हैं, कछुए की हड्डियां मिले हैं। इनसे पता लगता है कि वहाँ पे समुद्र था और वहाँ समुद्री जीव थे। इसके आगे चलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलने वाली अवसादी चट्टानें, जिनमें तेल, गैस और कोयले के भंडार भी मिले हैं। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलने वाली अवसादी चट्टानें हैं, जिनसे तेल, गैस और कोयले के भंडार मिले हैं। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की
लवणीय झीलें, जो हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्षेत्र की लवणीय झीलें हैं, उन लवणीय झीलें मिली हैं जिनमें से इनमें जो झीलें हैं इनमें साल्ट वाइल लेक्स, सालिन लेक्स ये हैं। और विस्तार, इनका विस्तार अभी मैंने बताया था कि सिरोही को नहीं जोड़ते हैं तो 16 ज़िले हैं, अगर सिरोही को जोड़ते हैं 17 ज़िले हैं। 17 ज़िले सिरोही को शामिल करने पर हैं। और मैं अब आपको ज़िले बता देता हूँ 17 ज़िले क्या क्या हैं। पहला है गंगानगर, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में गंगानगर है। हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है, झुंझुनू है, सीकर है, डीडवाना कुचामन है, नागौर है। डीडवाना कुचामन नया ज़िला बना है। नागौर है। फलोदी नया ज़िला बना है, फलोदी है। जैसलमेर है, ब्यावर है, वो भी नया ज़िला बना है। जोधपुर है, ठीक है। बालोतरा है, बालोतरा भी नया बना है। बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, सिरोही है। ये 17 ज़िले हैं, ठीक है। ये इसका विस्तार, जो विस्तार है इन 17 ज़िलों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल, अब हम थार का मरुस्थल वो 100% है, ठीक है। अब हम थार के मरुस्थल है, मान लीजिए थार का मरुस्थल पूरा 100% है। वो पूरा 100% किस किस हिस्से में फैला हुआ है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान। जो थार का मरुस्थल है वो भारत में और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत में 85% उसका हिस्सा है, पाकिस्तान में 15% है। भारत में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, वो किस किस राज्य में फैला हुआ है? गुजरात में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, पंजाब और हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और राजस्थान में 62% थार का मरुस्थल है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में फैला हुआ है, 62% थार का मरुस्थल जो है राजस्थान में फैला हुआ है। भारत में जो भी थार का मरुस्थल है उसका 62% हिस्सा राजस्थान में है, बाकी 38% हिस्सा, 62 तो हमारे राजस्थान में, बाकी जो 38% हिस्सा है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। जो 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है। 38% हिस्सा पंजाब, हरियाणा, गुजरात में है। 62% हमारा थार का मरुस्थल राजस्थान में है। आगे चलते हैं। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो हमारा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल का ही भाग है। जो हमारा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो थार के मरुस्थल का ही भाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है, विस्तृत है, ठीक है। आगे चलते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल, जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किमी है, ठीक है। 1,75,000 वर्ग किमी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है। ये कहाँ से है? इसका किस बुक से? हरि मोहन सक्सेना की बुक से ही लिया गया है। ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है वो हरि मोहन सक्सेना की बुक में लिखा हुआ है, 1,75,000 वर्ग किमी, ठीक है। और जो सेम बुक हैं उनमें लिखा है 1,79,000 वर्ग किमी, ये सेम बुक में लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं 2,09,000 वर्ग किमी, जो 2,09,000 वर्ग किमी वो 61.11% पे है, ठीक है। तो अभी हमारा 61.11% के हिसाब से 2,09,000 वर्ग किमी है, वो 61.11 में है, ठीक है। तो आप है जो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि अगर आपको जो भी ऑप्शन मिले 2,09,000 वर्ग किमी मिले अपने 61.11 के हिसाब से, तो वही हमको सही करना है। और अगर आपको हरि मोहन सक्सेना की बुक में 1,75,000 वर्ग किमी लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन में हो तो आपको वो सही करना है, अगर 2,09,000 वर्ग किमी नहीं हो तो। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण, जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण है वो हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। इसका वर्गीकरण 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय एरिड और अर्धशुष्क सेमी एरिड, ठीक है। शुष्क मरुस्थल को हम 2 भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त है वो 58.5% हिस्सा है, और बालू का स्तूप मुक्त है वो 41.5% हिस्सा है। अर्ध शुष्क सेमी एरिड में घग्गर बेसिन, शेखावटी, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। अभी हम यहाँ पे जो मानचित्र है उसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 25 सेमी वर्षा होती है और 50 सेमी है वो समवर्षा रेखा जो अर्धशुष्क में होती है, और यहाँ पे 25 होती है। फिर पाकिस्तान की साइड है जाते हैं, रेड क्लब की रेखा के उस साइड जाते हैं, वहाँ 10 सेमी सम रेखा है, वहाँ पे 10 सेमी समवर्षा रेखा का हिस्सा है वो, ठीक है। और यहाँ पे आइसोलेटेड लाइन है वो समवर्षा रेखा, ठीक है।
आगे हम चलते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश वर्षा, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें वर्षा 0 से 25 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। वनस्पति यहाँ पे कटीली वनस्पति एवं झाड़ियाँ हैं जिनको थोर्नी वेक कहा जाता है। यहाँ यह क्षेत्र, यह जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, यह क्षेत्र भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो हमारी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है, और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 25 सेमी समवर्षा रेखा के बीच की स्थिति है। जो हमारी स्थिति है, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, यह क्षेत्र जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 25 सेमी समवर्षा रेखा के बीच की स्थिति है। जो स्थिति है जो भारत और पाकिस्तान की शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में 25 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें 25 सेमी समवर्षा रेखा बीच होती है, वहाँ पे उनके बीच वो 25 सेमी समवर्षा होती है। अब इसका चलते हैं। पहला ए पार्ट है बालू का स्तूप युक्त, जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो हिस्सा है 58.5%। विस्तार है 25 सेमी, इसका विस्तार है 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम की ओर, यानी कि जो पश्चिम की ओर है 25 सेमी समवर्षा होता है उसका पश्चिम की ओर का जो हिस्सा है वो इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में रेत के टीलों का आवरण पाया जाता है। जो ये क्षेत्र है यहाँ पर रेत के टीलों का आवरण पाया जाता है, जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, जो बालू का जो रेत के टीले होते हैं उनको बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, बालू का स्तूपों का निर्माण पवनों की, जो बालू का स्तूप है उनका निर्माण पवनों की अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक गतिविधियों द्वारा होता है। ठीक है, जैसे अपरदन और सोलिपेरेट्स, और ये हैं परिवहन। ठीक है, ये अपरदन है। ठीक है, यहाँ से जाके परिवहन हुआ, फिर निक्षेपण हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पवनों द्वारा मिट्टी का अपरदन कर, जो पवनें आती हैं, जो हवाएं आती हैं, वो मिट्टी का अपरदन कर उनका एक जगह से दूसरी जगह, हवा चलेगी तो वहाँ पे मिट्टी के टीले हैं वो पवनों के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह परिवहन किया जाता है, यानी कि वो रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और वे क्षेत्र जहाँ पवनों की गति कम हो जाए, जहाँ की अपनी तेज़ पवन है वहाँ से रेत का टीला उड़ा, मिट्टी उड़ी, और जहाँ पवनों की गति कम हो जाती है अथवा पवन के मार्ग में अवरोध आ जाता है, जहाँ पे वो रुक जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी बालू रेत के जमाव निक्षेपण से बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि तेज़ गति से पवन आई, पवन ने रेत का टीला है उसको अपरदन किया, वहाँ से उसको बहाव किया, और जहाँ पे हवा का कम है या कोई अवरोध आ जाता है वहाँ पे रुक जाती हैं, तो मिट्टी के टीले वहीं, वो रेत है वहीं रुक जाती है। इसको बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में नए एवं पुराने दोनों बालू का स्तूप मिलते हैं। जो इस क्षेत्र में नए एवं पुराने बालू का स्तूप मिलते हैं। पुराने बालू का स्तूपों की ऊंचाई कुछ 1 मीटर से, जो पुराने बालू का स्तूप हैं उनकी जो ऊंचाई है 1 मीटर से 60 मीटर तक हो सकती है। नए बालू का स्तूप है उनकी ऊंचाई 2 से 8 मीटर हो सकती है, कि पहले के बने उनके ऊपर रेत आती रहती है, उनके ऊपर चढ़ती रहती है, तो उनकी मोटाई है वो बढ़ती जाती है। जो नए आते हैं वो 2 से 8 मीटर ऊंचे होते हैं। बालू का स्तूपों के प्रकार, जो बालू का स्तूप है उनके प्रकार हैं बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, रेखीय, तारानुमा, स्टार शेप, अवरोधी, सीव, सबर, कापीस, नेटवर्क, ये 8 हैं। ठीक है, अभी हम इनको देख लेते हैं। बरखान है अर्धचंद्राकार अथवा अर्धगोलाकार आकृति के बालू का स्तूप पवनों द्वारा मिट्टी को उड़ाकर जब अर्धचंद्राकार रूप में निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली इस कलाकृति को हम बरखान कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रेत के टीले हैं अगर वो अर्धचंद्राकार या अर्धगोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं उनको हम बरखान कहते हैं। जैसे बना हुआ है, ये देखिए, ये आकृति है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है 10 से 20 मीटर है, चौड़ाई क्या है 100 से 200 मीटर है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं पवन, जैसे पवन यहाँ पे देखिए पवन है,
पवन चली और पवन के विमुख ढाल है, और ये मंद तथा उत्तल है। ठीक है, और यहाँ पे पवन विमुख ढाल तीव्र तथा उत्तल उत्तल शेप का कौन है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। विस्तार, सर्वाधिक विस्तार, जो ये बरखान है सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी क्षेत्र में, जो सबसे ज़्यादा जो बरखान है वो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये भी भालेरी सबसे मोस्ट है। ठीक है, जो सर्वाधिक विस्तार है वो शेखावाटी बरखान का शेखावाटी में पाया जाता है। शेखावाटी, भालेरी, चूरू में सबसे ज़्यादा बरखान देखने को मिलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भालेरी, चूरू। मेथा नदी घाटी सीकर, जो मेथा नदी है घाटी सीकर है, वहाँ पे भी बरखान देखने को मिलते हैं। झुंझुनू में देखने को मिलते हैं। सूरतगढ़ गंगानगर में भी देखते हैं। ओसिया जोधपुर में भी देखने को मिलते हैं। नागौर जायल वहाँ भी देखने को मिलते हैं। डीडवाना कुचामन, लूणकरणसर, देशनोक बीकानेर, वहाँ पे हमको बरखान देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक बरखान सर्वाधिक गतिशील होते हैं। जो बरखान है वो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, अस्थिर प्रकृति के होते हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान, जो हमारा मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान का ही है। जो मरुस्थलीकरण है उसमें सर्वाधिक योगदान बरखान का ही है। बरखान 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाते हैं। जो बरखान है, बरखान कहाँ पाए जाते हैं। बरखान 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाते हैं। सर्वाधिक विस्तार बरखान का शेखावाटी क्षेत्र में, भालेरी, चूरू सबसे मोस्ट है। ठीक है, और बरखान सर्वाधिक गतिशील होते हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान का ही है। बरखान 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। बालू का स्तूप युक्त पथरीली सतह इन बालू का स्तूपों के परिवहन के लिए आदर्श सतह उपलब्ध करवाती है। जो बालू का स्तूप मुक्त है, नहीं, बालू का स्तूप युक्त पथरीली सतह, ठीक है, इन बालू का स्तूपों में परिवहन के लिए आदर्श सतह उपलब्ध कराती है। आगे है हमारा बरखान हो गया है। बरखान के बाद अब आया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवन द्वारा बालू या रेत, जो पवन है उसके द्वारा बालू या रेत को उड़ाकर जब पवन की दिशा के लंबवत अथवा समकोण 90 डिग्री पर निक्षेपण किया जाता है। ठीक है, अर्थात पवन है, पवन चली, ठीक है, बालू का और रेत के उड़ा के लेके चले जाती है पवन की दिशा के लंबवत। अगर पवन की दिशा के लंबवत अथवा समकोण 90 डिग्री पर निक्षेपण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पवन है और ये रेत के कण हैं, ये गए। इनकी ऊंचाई जो है, यानी कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वो होते हैं जो पवन की दिशा में 90 डिग्री समकोण पे निक्षेपण करते हैं। यानी कि 90 डिग्री पे जो स्तूप बनते हैं उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। इनकी ऊंचाई है 10 से 40 मीटर इनकी ऊंचाई है। बालू का स्तूपों के बीच में दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। बालू का स्तूपों के बीच की दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, इनका विस्तार पुंगल बीकानेर में, सबसे ज़्यादा पुंगल बीकानेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, रावतसर हनुमानगढ़ में। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टार लगा रखे हैं, देखिए पुंगल बीकानेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, रावतसर हनुमानगढ़ में। चूरू, झुंझुनू, जोधपुर आदि सर्वाधिक पुंगल एंड ये क्या है, समरडे एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। दीर्घकाल तक हवाओं के एक ही दिशा में बहने से निर्मित होते हैं। जो दीर्घकाल तक हवाओं के एक ही दिशा में बहने से निर्मित होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। मंद हवा द्वारा निर्मित होते हैं। मंद वायु द्वारा निर्मित होते हैं। जो मंद वायु है, मंद हवा है, उसके द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, अब आता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पवनानुवर्ती रेखीय है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें है जब पवनों द्वारा बालू या रेत का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर किया जाता है तो बनने वाली संरचना को अनुदैर्घ्य रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी कि
अनुप्रस्थ बालुका स्तूप वो होते हैं यानी कि जब पवनों की दिशा बालुका रेत के निष्कर्षण पवन की दिशा के समानांतर जो समानांतर बनते हैं, जो बालुका स्तूप जो समानांतर बनते हैं उनको अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहते हैं। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर होती है। ये बालुका स्तूप समांतर श्रेणी के समान दिखाई देते हैं। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप समांतर श्रेणियों के समान दिखाई देते हैं। इनके ऊपर आवश्यक रूप से वनस्पति का आवरण होता है। ये सर्वाधिक स्थिर होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर होती है। सर्वाधिक रामगढ़ जैसलमेर में सबसे ज़्यादा अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप रामगढ़ जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। रामगढ़ जैसलमेर में अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। रामगढ़ जैसलमेर में सर्वाधिक। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर आदि। लूनी तथा जवाई नदी, जो लूनी तथा जवाई नदी घाटी के किनारे, जो लूनी नदी है, जवाई नदी है, उनके घाटी के किनारे पार्श्व पर इनका विस्तार है। लूनी नदी और जवाई नदी घाटी के किनारे पर इनका विस्तार है। दृष्टवती नदी का दूसरा नाम घग्गर नदी है। दृष्टवती नदी घग्गर नदी घाटी क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है। दृष्टवती नदी घाटी क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है, या दृष्टवती का दूसरा नाम घग्गर नदी घाटी क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है। किसका? घग्गर नदी घाटी में। क्वेश्चन बन सकता है घग्गर नदी घाटी क्षेत्र में किसका विस्तार ज़्यादा मिलता है? अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप का। अब आगे चलते हैं। तारानुमा बालुका स्तूप, स्टार, जो स्टार की आकृति में बनते हैं। तारानुमा हवाओं के अनियमित प्रभाव से बनने वाले बालुका स्तूप, यानी कि उत्तर से भी हवा आ गई, दक्षिण से भी आ गई, पूर्व पश्चिम के यहाँ पे चारों तरफ से हवा आ गई। अनियमित प्रभाव है हवाओं का। हवाओं के अनियमित प्रभाव से बनने वाले बालुका स्तूप स्टार की आकृति के बन जाते हैं। ठीक है। अनियमित वाही हवाओं द्वारा निक्षेपण से बनने वाले स्तूप स्टार बालुका स्तूप कहलाते हैं। कम से कम 3 भुजाएं, इनमें कम से कम कितनी भुजाएं होती हैं? कम से कम 3 भुजाएं होती हैं। विस्तार, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? स्टार बालुका स्तूप की ऊंचाई 5 से 8 मीटर बालुका स्तूप की ऊंचाई होती है। इनका विस्तार, जो स्टार बालुका स्तूप इनका विस्तार है। मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। मोहनगढ़ और पोखरण जैसलमेर में स्थान है, वहाँ पे इनका विस्तार है। और सूरतगढ़ गंगानगर में है। पैराबोलिक या परवलिक बालुका स्तूप सामान्यतः बरखान के समान ही होते हैं। ये सामान्यतः बरखान के जैसे होते हैं, लेकिन इनके निर्माण की दिशा भिन्न विपरीत होती है। इनका जो निर्माण की दिशा है वो भिन्न और विपरीत होती है। इनकी आकृति महिलाओं के बालों की पिन के समान होती है। जो पैराबोलिक हैं, परवैलिक हैं, उनकी आकृति कैसी होती है? जो महिलाओं की बालों में जो पिन के समान इनकी आकृति महिलाओं के बालों की पिन के समान होती है। जो महिलाओं की बालों की पिन होती है उसके समान होती है। ठीक है। बरखान की आकृति देखिए, बरखान की आकृति है, और ये पवन है। ठीक है, ये पवन है। पवन की दिशा में ही इनका मुंह होता है, और ये पिन की आकृति के पैराबोलिक होते हैं। इनकी भुजाएं 3 से 4 किमी लंबी होती हैं, जो एक त्रिकोण पर मिलकर सवर्ण प्रतिरूप बनाती हैं। ये सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। ये सभी मरुस्थलीय जिलों में जो पैराबोलिक हैं, ये सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में ये ही बालुका स्तूप मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बालुका स्तूप हैं वो पैराबोलिक ही मिलते हैं। ये सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। सीप, बरखान के निर्माण। सीप क्या है? अब देखते हैं सीप। बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन, जब बालुका स्तूप की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है तो बनने वाली स्थलाकृति सीप कहलाती है। यानी कि बरखान की आकृति की एक भुजा है वो आगे बढ़ जाती है,
वो सीप कहलाता है। यानी कि पवन की दिशा में बदलाव, पवन की दिशा है और एक भुजा आगे की ओर बढ़ गई। देखिए एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। यानी कि जो बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन, मान लो बरखान बन गया पर अचानक दिशा में पवन की दिशा में परिवर्तन हो गया। जब बालू का स्तूप की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है तो बनने वाली स्थलाकृति सीप कहलाती है। देखिए ये इसका चित्र है, एक भुजा आगे की ओर बढ़ गई है, पवन की दिशा ये है, पवन की दिशा और पवन की दिशा का बदलाव हो गया, सीप बन गया। ठीक है। सबर कापीस एक झाड़ी, जो सबर कापीस है वो झाड़ियों में बनते हैं। छोटी छोटी झाड़ियों तथा घास के झुंड के पास बालू रेत के निक्षेपण से बनने वाले बालू का स्तूप। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ये अस्थिर प्रकृति के होते हैं। ऊंचाई 5 मीटर से कम होती है। ये टीलों में बालू असंगठित होती है। इन टीलों में बालू असंगठित होती है। ठीक है। यानी कि कोई झाड़ी है, सब ये झाड़ियों में बनते हैं। यानी कि क्या जैसा कि कोई मरुस्थल है, मरुस्थल में कोई झाड़ी है और झाड़ी के अवरोध के कारण वो उस झाड़ी में जो रेत है वो रुक जाती है। तो जो झाड़ियों में बनते हैं वो ही बालू का स्तूप सबर कापीस कहलाते हैं। छोटी छोटी झाड़ियों में तथा घास के झुंडों के आसपास बालू रेत के निक्षेपण के अवरोधन से बनने वाले बालू का स्तूप। ठीक है, आगे चलते हैं। नेपखा सामान्यतः झाड़ियों के पीछे और चारों ओर मिट्टी के जमाव से निर्मित होते हैं। नेपखा है वो भी सबर कापीस की वजह के जैसे ही होते हैं। सामान्यतः झाड़ियों के पीछे और चारों ओर मिट्टी के जमाव से निर्मित होते हैं। अब आगे आता है अवरोधी बालू का स्तूप। पवन के मार्ग में अवरोध के कारण बनने वाले स्तूप। जो मान लीजिए पवन की दिशा में कोई अवरोध आ गया, अवरोध के कारण बनने वाला स्तूप है वो अवरोधी बालू का स्तूप कहलाता है। अवरोध जैसे भवन आ गया, पहाड़ आ गया, पेड़ आ गया, मर्त पशु आ गया, कंकाल आ गया, आवास आ गया, अधिवास आ गया। ठीक है, ये भी कोई भी अवरोध हो वो आगे वहाँ पे मिट्टी है वो रेत है अवरोध के कारण रुक जाती है और वहाँ पे जो बालू का स्तूप बनते हैं वो अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनके ऊपर वनस्पति का आवरण होता है। सामान्यतः स्थिर प्रकृति के होते हैं। विस्तार जैसे इनका विस्तार कहाँ का है, जैसे नाग पहाड़ अजमेर में है, पुष्कर है, बूढ़ा पुष्कर है, बिचून की पहाड़ियाँ हैं, जोबनेर की पहाड़ियाँ हैं, हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर है, कुचामन, डीडवाना तथा नावा की पहाड़ियाँ, फागी, बगरू, दूदू और चाकसू। आगे आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय क्षेत्र में विस्तार है। जो नेटवर्क बालू का स्तूप है उसका जो विस्तार है उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका विस्तार है। और जैसे कि नेटवर्क बालू का स्तूप का उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका विस्तार है भिवानी हिसार तक विस्तृत है। जो भिवानी हिसार है हरियाणा में भिवानी हिसार है, वहाँ तक इनका नेटवर्क बालू का स्तूप का विस्तृत है। महत्वपूर्ण बिंदु, अब इनके महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता देते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप, यानी कि जो जितने बालू का स्तूप हैं, ठीक है, उनमें सर्वाधिक किस जिले में बालू का स्तूप बनते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में बनते हैं। सर्वाधिक तो जैसलमेर में बनते हैं और सभी प्रकार के बालू का स्तूप यानी कि सर्वाधिक तो जैसलमेर में। और जैसे कि अभी हमने जितने बालू का स्तूप पढ़े हैं वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक संख्या मात्रा में पाए जाने वाले बालू का स्तूप पैराबोलिक, यानी कि अभी हमने पैराबोलिक पढ़ा था कि पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक मिलता है, वो सब कहीं मिलता है। सर्वाधिक संख्या या मात्रा में पाए जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक है। सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाने वाला, अभी मैंने बताया ना आपको, सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य है। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अभी हमने यहाँ बांटा है
अनुप्रस्थ में तो बरखान आता है, पैराबोलिक अनुप्रस्थ में यहाँ पे बरखान, पैराबोलिक और अवरोधी आता है। अनुदैर्घ्य में सीप आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान का पथरीला मरुस्थल, जो राजस्थान का पथरीला मरुस्थल है उसको हम हमादा कहते हैं। राजस्थान का पथरीला मरुस्थल हमादा कहते हैं। इस क्षेत्र में बालू का स्तूप का पूर्णतः अभाव है। जो ये हमादा है जो पथरीला मरुस्थल है, वहीं पे बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। इस क्षेत्र में बालू का स्तूप का पूर्णतः अभाव है। ठीक है, यह क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। जो हमादा वाला क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यह क्षेत्र परतदार है, CaCO3 की परत है। ठीक है, इन चट्टानों से ढका हुआ है। इन चट्टानों में चूने की सेल प्रमुख है। जो चट्टानें बनी है वो चूने से बनी हुई है, चूने की सेल से बनी हुई है। जो सेलें वो चूने की सेलों प्रमुख है। ये आगे चलते हैं। इन चट्टानों में जुरासिक तथा मायोसीन काल की वनस्पति तथा जीवाश्म मिलते हैं। जो ये चट्टानें मिली हैं ना, ये चूने की जो चट्टानें मिली हैं, इन चट्टानों में जुरासिक तथा मायोसीन काल की वनस्पति तथा जीवाशेष मिलते हैं। जुरासिक काल, अभी हम जो जुरासिक काल है आकलवुड फॉसिल पार्क इसका अनूठा उदाहरण है। जो हमारा आकलवुड फॉसिल पार्क है वो जुरासिक काल का अनूठा उदाहरण है। ठीक है, वुड के फॉसिल, लकड़ी के जीवाश्म, यानी कि जो आकलवुड फॉसिल पार्क है, वुड के फॉसिल यानी कि लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं यहाँ पे। अभी हम आपको दिखा देते हैं जो विस्तार है। अभी हम किसकी बात करते हैं? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का विस्तार है पोखरण, फलोदी और बालोतरा। पोखरण, फलोदी और बालोतरा, इनके बीच का ये त्रिकोणीय क्षेत्र है, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, फलोदी, इनका विस्तार फलोदी में ज़्यादा देखने को मिलता है। पोखरण, फलोदी और बालोतरा के त्रिकोणीय के जो क्षेत्र, इसके बीच में जो पूरा क्षेत्र है वो बालू का मुक्त क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा बालू का मुक्त क्षेत्र फलोदी में है। मोहनगढ़, लोदरवा, पोखरण, जैसलमेर। और जैसे कि फलोदी में तो फलोदी में ही है, और जैसे कि जैसलमेर में जैसे मोहनगढ़, लोदरवा, पोखरण, जैसलमेर है। बालोतरा जोधपुर और बाड़मेर में भी है। इस क्षेत्र में जो क्षेत्र है ना, मोहनगढ़ से और पोखरण के बीच मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है। जैसलमेर यानी कि जो ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मोहनगढ़ से पोखरण के बीच मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है, जिसे हम लाठी सीरीज कहते हैं। इस क्षेत्र की जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र की टर्शियरीकालीन अवसादी चट्टानों में तेल गैस के भंडार मिलते हैं। 56 की पहाड़ियाँ, अब ये जो 56 की पहाड़ियाँ हैं, एक तो 56 का मैदान है और एक 56 की पहाड़ियाँ हैं। 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा के गढ़ सिवाना से मोकलसर तक है। 56 की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? बालोतरा के गढ़ सिवाना से मोकलसर तक है। 56 की पहाड़ियों का विस्तार बालोतरा के गढ़ सिवाना से मोकलसर तक है। आकलवुड फॉसिल पार्क, जैसलमेर। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर सबसे मोस्ट है। यहाँ आकल गांव का नाम है, वुड लकड़ी है, फॉसिल जीवाश्म है, लकड़ी के अवशेष हैं। आकल गांव जैसलमेर से 16 से 17 किमी दक्षिण में। इस क्षेत्र में जुरासिक कालीन 18 करोड़ वर्ष पूर्व वनस्पति लकड़ी के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 180 मिलियन ईयर्स एगो। आकलवुड फॉसिल पार्क भूवैज्ञानिक स्मारक भी है। जो आकलवुड फॉसिल पार्क है उसको हम भूवैज्ञानिक स्मारक भी
कहते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क जैव विविधता हेरिटेज स्थल भी है। जो आकलवुड फॉसिल पार्क है वो जैव विविधता हेरिटेज स्थल है। जैव विविधता हेरिटेज स्थल क्या है? आकलवुड फॉसिल पार्क को ही हम जैव विविधता हेरिटेज स्थल भी कहते हैं। इन जीवाश्मों में लकड़ी से इन जीवाश्म में लकड़ी से पत्थर बनने की प्रक्रिया देखी जा सकती है। जो जीवाश्म है इनमें लकड़ी से पत्थर बनने की प्रक्रिया देखी जा सकती है। इस प्रक्रिया को, जो लकड़ी से पत्थर बनने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम पेट्रिफिकेशन कहते हैं। पेट्रिफिकेशन यानी कि जो जीवाश्म है, जीवाश्म से लकड़ी से पत्थर बनने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ हम देखी जा सकती है। पर जो ये लकड़ी से पत्थर बनने की जो प्रक्रिया है उसको पेट्रिफिकेशन कहते हैं। लकड़ी प्लस सिलिका, यानी यहाँ पे लकड़ी और प्लस सिलिका से पत्थर का निर्माण हुआ है। अब हम चलते हैं लाठी सीरीज। ये लाठी सीरीज भी जैसलमेर में ही है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लाठी सीरीज जैसलमेर में। लाठी फॉर्मेशन, जो लाठी फॉर्मेशन सेल एवं चट्टाने की की उम्र क्या है? यहाँ पे लाठी फॉर्मेशन क्या है? सेल एवं चट्टाने हैं। ये मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में है। इनकी लंबाई है 60 से 80 किलोमीटर है। ठीक है। और इनकी उम्र क्या है? जो लाठी सीरीज की उम्र क्या है? जुरासिक काल की 1800 करोड़ वर्ष पूर्व की है। ठीक है। और यहाँ ये जो चांदन गांव है वहाँ पे चांदन नलकूप है जिसको हम थार का गढ़ा कहते हैं। सेवन लीलन धामन एक घास की प्रजाति है। घास को कहते हैं सेवन लीलन धामन। ठीक है। जुरासिक कालीन अवसादी चट्टाने हैं। जो लाठी इन्फॉर्मेशन है वो जुरासिक कालीन अवसादी चट्टाने हैं। जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण के बीच 60 से 80 किमी लंबी मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है जिसे हम लाठी सीरीज कहा जाता है। यह जल पट्टी जुरासिक कालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है। लाठी सीरीज क्षेत्र में सेवण तथा दामन और कर्ण जैसी पौष्टिक घास पाई जाती है। जो लाठी सीरीज के क्षेत्र में सेवण तथा धामण और कर्ण जैसी पौष्टिक घास पाई जाती है। सेवण घास युक्त क्षेत्र को हम गोडावण की शरणस्थली कहते हैं। जो सेवण घास युक्त क्षेत्र उसको हम गोडावण की शरणस्थली कहा जाता है। लाठी सीरीज को ऋग्वेदकालीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। जो लाठी सीरीज है उसको हम ऋग्वेदकालीन सरस्वती नदी का अवशेष मानते हैं। अब अगला है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अगला जो अभी हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया है। अब अगला है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। यानी कि जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश एवं अरावली पर्वत के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र, यानी शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे वर्षा है वो 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। विस्तार है इसका अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर में इसका विस्तार है। इसे राजस्थान का वांगड़ बागर के नाम से भी जाना जाता है। धरातल के आधार पर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो धरातल है हमारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का धरातल है, उसके आधार पर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है घग्गर बेसिन। जो घग्गर बेसिन है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जो हमारा शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग, यानी कि शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र चूरू, जो शेखावाटी क्षेत्र हमारा चूरू, सीकर, झुंझुनू और डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग है वो भी शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, जो नागौर का उच्च भूमि क्षेत्र है वो नागौर, डीडवाना, कुचामन में फैला हुआ है। लूनी बेसिन अजमेर है
अजमेर दक्षिणी नागौर में, जोधपुर, पाली और जालौर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर आदि में विस्तृत है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लूनी बेसिन। लूनी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान लूनी बेसिन कहलाता है। यानी कि लूनी बेसिन किसे कहते हैं? लूनी तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो निर्मित जलोढ़ मैदान है उनको लूनी बेसिन कहते हैं। जलोढ़ मैदान, अब जलोढ़ मैदान किसे कहते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। नदी व सरिता के पानी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद जलोढ़ अवसाद या जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। लूनी बेसिन में यत्र तंत्र एकाकी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। विस्तार है, इसका विस्तार अजमेर, दक्षिणी नागौर, जोधपुर का दक्षिणी भाग, पाली, जालौर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर के कुछ भाग। लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। जो लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थल का समीपवर्ती होने के कारण लूनी बेसिन में बालू तथा बालू का स्तूपों का भी देखने को मिलता है। जो मरुस्थल का समीपवर्ती होने के कारण लूनी बेसिन में बालू तथा बालू का स्तूपों का भी देखने को मिलते हैं। जालौर में लूनी के अफवाह क्षेत्र को नेहट रण कहते हैं। जो जालौर जिला है, जालौर जिले में लूनी के अफवाह क्षेत्र को नेहट रण कहते हैं। नेहट रण लवणीय दलदली भूमि क्षेत्र। नेहट रण किसे कहते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जो लवणीय दलदली भूमि क्षेत्र, लवणीय गरत को नेहट रण कहा जाता है। काला भूरा डूंगर ये काला भूरा डूंगर है, वो RPSC का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। काला भूरा डूंगर ये पाली, ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखना। काला भूरा डूंगर पाली लूनी बेसिन की पूरी सीमा का निर्धारण करता है। काला भूरा डूंगर है, काला भूरा डूंगर पाली जो लूनी बेसिन की पूरी सीमा का निर्धारण करता है। लूनी बेसिन पूरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? काला भूरा डूंगर पाली। सर्वाधिक लवणीय पादप पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक लवणीय पादप पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक है। विस्तार नागौर, डीडवाना, कुचामन। यह एक बंजर और रेतीला प्रदेश है। जो नागौर उच्च भूमि है, जो क्षेत्र है वो बंजर और रेतीला प्रदेश है। यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। जो नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें, जो क्षेत्र है यहाँ पे खारे पानी की झीलें बहुत अधिक पाई जाती हैं, ठीक है। लवणीय झीलें, इनको जो खारे पानी की झीलें पाई जाते हैं उनको लवणीय झीलें कहते हैं। जो खारे पानी की झीलें हैं वो नावा, सांबर, डीडवाना, कुचामन आदि, ठीक है। क्योंकि सांबर जयपुर में है, पर इसका कुछ सांबर का हिस्सा नागौर में भी है। तो नावा, सांबर, डीडवाना, कुचामन ये लवणीय झीलें हैं। इन झीलों का पानी खारा होने के पीछे जो क्या कारण है इन झीलों का पानी खारा किस वजह से, वो हम आपको बता देते हैं। इन झीलों का पानी खारा होने के पीछे कारण है इस क्षेत्र में अधिक गहराई पर पाई जाने वाली लवण युक्त, जो अधिक गहराई है उनमें लवण युक्त माइका सिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। जो अधिक गहराई युक्त जो इनमें लवण युक्त माइका सिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों से केशिकार्षण की प्रक्रिया से नमक ऊपर आ जाता है। जो नमक है वो केशिकार्षण की प्रक्रिया से नमक ऊपर आता है और तत्पश्चात वाष्पीकरण से NaCl बनता है। हमने आपको बता दिया कैसे बनता है नमक, वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुबड़ पट्टी, बाका पट्टी, हम बेल्ट, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक,
जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक। भूमिगत जल पट्टी जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है उसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। जायल नागौर से पुष्कर तक भूमिगत जल पट्टी जिसमें फ्लोराइड की अधिक मात्रा है, फ्लोराइड की अधिक मात्रा अधिक है उसे हम कुबड़ पट्टी कहा जाते हैं। फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से दांत पीले पड़ना, हड्डियां टेढ़ी हो जाना तथा पीठ झुककर कुबड़ निकलने संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस क्षेत्र में चट्टानों में फ्लोराइड युक्त खनिज जैसे फ्लोराइड, CaF2, पेपेटाइड आदि पाए जाते हैं जो भूमिगत जल के साथ क्रिया कर फ्लोराइड छोड़ते हैं। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। जो नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है उसको हम आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए सांबर में कौन कौन सी नदियां आती हैं। सांबर में खंडेला आती है, मेथा आती है, रूपनगढ़ और खारी। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र 450 मीटर है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। इसका जो विस्तार है चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। इस क्षेत्र में निम्न से माध्यम ऊंचाई के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में निम्न से माध्यम क्षेत्र के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। बरखान अर्धगोलाकार वर्ताकार। इस क्षेत्र में कोई बड़ी नदी न होकर छोटी छोटी नदियां धाराएं हैं जो कुछ दूरी तक बहकर विलुप्त हो जाती हैं। यानी कि क्षेत्र में कोई भी बड़ी नदियां नहीं है और छोटी छोटी नदियां हैं वो कुछ दूरी पे जाके विलुप्त हो जाती हैं। चूरू एक ऐसा ज़िला है जिसमें कोई नदी नहीं बहती है। चूरू जिला और बीकानेर जिला एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है। यहाँ पे चूरू एक ऐसा ज़िला है जिसमें कोई नदी नहीं बहती है। कांतली नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है जो सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई राजगढ़, चूरू, झुंझुनू सीमा क्षेत्र के निकट रेत में समा जाती है। यानी कि जो राजगढ़ चूरू सीमा क्षेत्र है उसके निकट रेत में समा जाती है, यानी कि वहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है। तोरावाटी कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। इस क्षेत्र में चूने की परत पाई जाती है। इसी कारण यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ये भी बहुत मोस्ट है क्योंकि जो शेखावाटी क्षेत्र है इस क्षेत्र में चूने की परत पाई जाती है। इसी कारण यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ठीक है। आगे आती बीड़। शेखावाटी में चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। बीड़ किसे कहते हैं? जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें चारागाह भूमि उसको बीड़ कहते हैं। सर शेखावाटी क्षेत्र में मानसून के दौरान बनने वाले अस्थायी तालाब सर कहलाते हैं। सर तालाब को सर कहते हैं। जो शेखावाटी क्षेत्र में मानसून के दौरान बनने वाले अस्थायी तालाब बनाए जाते हैं उन पानी को रोकने के लिए और उनको सर कहते हैं। जोहड़ परंपरागत जल संरक्षण विधि। जोहड़ से हम परंपरागत जल संरक्षण विधि प्रयोग करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे पक्के कुएं को जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ किसे कहते हैं? जोहड़ शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे पक्के कुएं को जोहड़ कहा जाता है। जल संरक्षण के लिए निर्मित है। मिट्टी का बांध अर्धचंद्राकार अर्धवर्ताकार। ठीक है, जल संरक्षण से निर्मित है। यहाँ पे रन ऑफ पानी का एकीकरण किया जाता है। यहाँ पे पानी जाता है। ठीक है, धीरे धीरे पानी के रिसाव से भूमिगत जल स्तर रिचार्ज होता है। जोड़ से हम
भूमिगत जल रिसाव से इसका रिचार्ज होता है और इससे जल स्तर बढ़ता है। जोड़ सामान्यतः अर्धचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार मिट्टी के बांध। जोड़ कैसे बनाए जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। जोड़ सामान्यतः अर्धचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार मिट्टी के, जैसे कि ये चित्र बना रखा है, आप चित्र देख सकते हैं। अर्धवृत्ताकार मिट्टी के बांध होते हैं जो खुले मैदान अथवा ढाल वाली जगह भूमि पर बनाए जाते हैं। जोड़ द्वारा पानी के बहाव, जो पानी का बहाव है, पानी का बहाव रन ऑफ है को रोककर एक जगह पानी का एकत्रीकरण किया जाता है और जो धीरे धीरे रिसकर भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करता है। यानी कि हमने जोड़ रोक दिया पानी को, फिर धीरे धीरे भूमि में नीचे रिस जाता है और भूमि के जल स्तर को रिचार्ज करता है। आगे आता है घग्गर बेसिन, जलोढ़ मैदानी प्रदेश। जो घग्गर बेसिन है वो जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, घग्गर नदी द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ अवसादों से निक्षेपण से निर्मित मैदान घग्गर बेसिन कहलाता है। विस्तार है घग्गर बेसिन का, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले हैं, वहाँ पे घग्गर बेसिन का विस्तार है। नाली और पाट। नाली पाट, हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाद क्षेत्र को नाली पाट कहते हैं। जो नाली पाट है वो हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाद क्षेत्र को नाली पाट कहते हैं। काठी बग्गी घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मृदा को काठी या बग्गी कहते हैं। काठी बग्गी किसे कहते हैं? घग्गर बेसिन, जो घग्गर बेसिन है उसमें पाई जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मृदा को काठी या बग्गी कहते हैं। आगे चलिए। अब हम घग्गर नदी के बारे में आपको बता देते हैं। घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ी से इसका निकलती है। घग्गर शिवालिक की पहाड़ी से निकल के पंजाब से और राजस्थान में, पंजाब से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का अवशेष है। प्राचीन सरस्वती नदी की शाखा सरस्वती नदी 2200 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अत्यधिक गर्मी के कारण सूख गई। ठीक है, और अरब सागर, सरस्वती नदी अरब सागर में जाके गिरती थी 2200 से 1900 में। घग्गर नदी को दशवती नदी भी कहते हैं। घग्गर बेसिन में सेम की समस्या पाई जाती है। जो घग्गर बेसिन है, घग्गर बेसिन में सेम की समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या, अब हम आपको सेम की समस्या के बारे में बताते हैं। सामान्यतः नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में सेम की समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या क्या है? सामान्यतः जो नहरी क्षेत्र है, यानी कि घग्गर बेसिन है, वहाँ पे नहर है। ठीक है, तो सामान्यतः नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र, जो नहरों के द्वारा हम सिंचाई करते हैं, उस क्षेत्र में सेम की समस्या पाई जाती है। अत्यधिक सिंचाई या नहरी जल से अत्यधिक रिसाव के कारण भूमिगत जल स्तर के ऊपर आ जाने से, यानी कि अत्यधिक सिंचाई या नहरी जल के अत्यधिक रिसाव के कारण भूमिगत जल स्तर के ऊपर आ जाने से दलदली परिस्थितियों का निर्माण होता है। यानी कि जल का रिसाव हो गया और वहाँ पे अधिक जल के कारण वहाँ पे दलदली परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है, जिससे मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। अधिक जल होने के कारण वहाँ पे दलदली क्षेत्र हो जाता है, जिससे मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं होती है। अनुपजाऊ होने के कारण वो कृषि कार्यों के लिए उपजाऊ नहीं रहती है, तो इसलिए वो उपयोगी नहीं रहती है। सेम की सर्वाधिक समस्या, जो हमारी जो सेम है उसकी जो सर्वाधिक समस्या कहाँ पे है? वो हनुमानगढ़ में बड़ोपाल। सेम की सर्वाधिक समस्या बड़ोपाल हनुमानगढ़ में है। सेम की समस्या के निवारण के लिए यूकेलिप्टस सफेदा के पेड़ लगाए जाते हैं। इसका उपयोग है, जो सेम की समस्या का निवारण के लिए जो सफेदा है उसके पेड़ है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, एंडो टच योजना, जो सेम की समस्या के निवारण के लिए एक योजना चलाई गई है। सेम की समस्या के निवारण के लिए एक योजना चलाई गई है जिसको इंडो डच योजना कहते हैं। इंडो
डच योजना कहते हैं, जो नीदरलैंड के सहयोग से चलाई गई है। सेम की समस्या के निवारण के लिए सफ़ेदा के पेड़ लगाए जाते हैं। सेम की समस्या के निवारण के लिए एक योजना चलाई गई है, इंडो डच योजना, जो नीदरलैंड के सहयोग से चलाई गई है। ये बहुत मोस्ट अपडेट है, इसको याद रखना। पलाया, पलाया क्या है? पलाया अस्थायी लवणीय झील है। पलाया अस्थायी लवणीय झील है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। जो पलाया स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है उच्च भूमि से घिरा हुआ निम्न भूमि क्षेत्र। पलाया क्या है? स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है उच्च भूमि से घिरा हुआ निम्न भूमि क्षेत्र है। पलाया सामान्यतः बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रों में बनने वाली अस्थायी लवणीय झील है। पलाया क्या है? पलाया सामान्यतः बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रों में बनने वाली अस्थायी लवणीय झील है। मिट्टी की लवणता के कारण अपरदन के कारण निर्मित गर्तों में पानी भरने से भी पलाया झील बनती है। यानी कि मिट्टी का अपरदन हो गया, ठीक है, वहाँ पे गर्त हो गए, उन गर्तों में बारिश आने पे पानी भर जाता है। पानी भरने से अस्थायी रूप से झील बन जाती है, उसको हम पलाया कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, मिट्टी के टीले हैं, मिट्टी के टीलों में जो गर्त हैं उनमें पानी भर जाने से अस्थायी झील बनती है, उसको पलाया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पलाया अपरदन के कारण देखियो, अब ये जो गड्ढा है, इस गर्त, इसमें पानी भर गया है, और जो पानी भर गया तो इसमें अस्थायी जल है, वो भरने से झील बन गई, और अस्थायी झील को ही हम पलाया कहते हैं। ठीक है, जो मरुस्थल क्षेत्र में जो बालू का स्तूप होते हैं, उनमें जो गर्त हो जाते हैं, उनमें पानी भरने से जो अस्थायी झील होती है, वो पलाया होती है। रन टाट, परंपरागत जल संरक्षण विधि। रन टाट क्या है? परंपरागत जल संरक्षण विधि है। दो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा का जल भर जाता है, जो मिट्टी की लवणता के कारण खारा हो जाता है। परंपरागत जल संरक्षण विधि है। रन टाट क्या है? परंपरागत जल संरक्षण विधि है। दो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा का जल भर जाता है, जो मिट्टी की लवणता के कारण खारा हो जाता है, जिससे ये गड्ढे लवणीय दलदल, लवणीय गर्त बन जाते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में रन या टाट कहा जाता है। पलाया के पानी के सूखने के बाद, जो पलाया का पानी है, पलाया के पानी के सूखने के बाद बना लवणीय दलदली भूमि क्षेत्र रन टाट कहलाता है। ठीक है, अभी हमने देखा है, दो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा का जल भर जाता है, जो मिट्टी की लवणता के कारण खारा हो जाता है, जिससे ये गड्ढे लवणीय दलदल या लवणीय गर्त बन जाते हैं। इन्हें स्थायी भाषा में रन या टाट कहा जाता है। पलाया के पानी के सूखने के बाद बना लवणीय दलदली भूमि क्षेत्र रन टाट कहलाता है। सर्वाधिक रन जैसलमेर में पाए जाते हैं। बाप रन, अभी ये भी मोस्ट हैं जो रन है, जो पूछ सकता है, आरपीएससी का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, बाप रन है, उनको किस ज़िले में है, वो हम कहाँ पे है, उनको मिलान करवा सकता है, सूची मिलान। तो इस वजह से याद रखना, बाप रन फलोदी में है, पडिहारा रन तालछापर रन चूरू में है, पडिहारा रन चूरू में, तालछापर रन चूरू में, रेडाना रन बाड़मेर में है, थोब रन पंचबद्धा रन बालोतरा में है। ठीक है, और यहाँ पे बरमसर, कनौड़, भाकरी, लावा, पोखरण रन, ये सब जैसलमेर में है। बरमसर रन, कनौड़ रन, भाकरी रन, लावा रन, पोखरण, ये सब जैसलमेर में है। खडीन, अब खडीन के बारे में पढ़ लेते हैं, आइए। खडीन परंपरागत जल संरक्षण विधि है। खडीन भी क्या है? परंपरागत जल संरक्षण विधि है। खडीन जैसलमेर में है। खडीन जैसलमेर है। खडीन जैसलमेर में देखने को मिलती है, जैसलमेर ज़िले में परंपरागत जल संरक्षण विधि है। ये एक प्रकार का अस्थायी तालाब है। खडीन क्या है? एक प्रकार का अस्थायी तालाब है, जिसमें दो तरफ मिट्टी की पाल बांधकर तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार बनाई जाती है। ठीक है, ये चित्र देख लीजिए।
दो तरफ तो मिट्टी की पाल बना दी और तीसरी तरफ पत्थर की दीवार बना दी, और पानी है बह के इसमें चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खडीन का प्रचलन सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। खडीन का प्रचलन सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। खडीन का पानी सूखने के बाद, जो खडीन का पानी है वो सूखने के बाद इस क्षेत्र में खडीन कृषि की जाती है। खडीन का पानी सूखने के बाद इस क्षेत्र में खडीन कृषि की जाती है। भूमिगत जल रिचार्ज खडीन से किया जाता है। जो भूमिगत जल रिचार्ज है वो खडीन से किया जाता है, खडीन प्रक्रिया से। खडीन का जल सूखने के बाद इस क्षेत्र में खडीन कृषि की जाती है। भूमिगत जल रिचार्ज खडीन से किया जाता है। खडीन के आसपास रिसने वाले जल का पुनः उपयोग के लिए कुआं खोदा जाता है, जिसे बेरी कहा जाता है। ये भी देख लीजिए, जो खडीन है, हमने खडीन निर्माण किया, खडीन से जल संरक्षण किया और भूमिगत जल रिचार्ज किया। पर खडीन के आसपास रिसने वाले जल, जो रिसने वाले जल का पुनः उपयोग के लिए कुआं खोदा जाता है, जिससे जो कुआं खोदा जाता है उसे बेरी कहा जाता है, धोरे। जैसलमेर में रेत या बालू से निर्मित लहरदार स्थलाकृतियों को धोरे कहा जाता है। धोरे किसे कहते हैं वो देख लीजिए। जैसलमेर में रेत या बालू से निर्मित लहरदार स्थलाकृतियों को धोरे कहा जाता है। दरियन गतिशील अथवा स्थानांतरित बालू का स्तूप दरियन कहलाते हैं। दरियन किसे कहते हैं? गतिशील अथवा स्थानांतरित बालू का स्तूप दरियन कहलाते हैं, यानी कि गतिशील रहते हैं और स्थानांतरित रहते हैं। ठीक है, गतिशील अथवा स्थानांतरित बालू का स्तूपों को दरियन कहते हैं। बालसन क्या है? झील है, उसके बारे में देख लेते हैं। बालसन मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों पहाड़ों से घिरा हो, उनके मध्य जल के एकीकरण से बनने वाली झीलें बालसन कहलाती हैं। जैसे सांबर झील, जो सांबर झील है वो बालसन का उदाहरण है। ठीक है, बालसन किसे कहते हैं वापस देख लीजिए। बालसन मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों पहाड़ों से घिरा हो, यानी कि पहाड़ों के बीच में कोई जगह है, उसमें पानी भर जाने से कोई झील का निर्माण हो जाता है, उसे हम बालसन कहते हैं। मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों पहाड़ों से घिरा हो, इसके मध्य जल के एकीकरण से बनने वाली झीलें बालसन कहलाती हैं। और जैसे सांबर झील वो बालसन का उदाहरण है। थली लूनी बेसिन के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र का उत्तरी भाग थली कहलाता है। जो लूनी बेसिन के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र का उत्तरी भाग थली कहलाता है। घग्गर बेसिन का भाग, जैसे थली क्या है? घग्गर बेसिन का भाग। विस्तार है, इसका थली का विस्तार कहाँ पर है? नागौर, बीकानेर, चूरू गंगानगर, नागौर, बीकानेर। तली मरुस्थल का तली किसे कहते हैं देख लीजिए। मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी निम्न भूमि क्षेत्र तली कहलाता है। जो मरुस्थल का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जो सबसे नीचा भाग है, जो ढलान है, जो दक्षिण पश्चिम की ओर है, सबसे नीचा भाग है। ठीक, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है। और तली मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी सबसे नीचा भाग निम्न भूमि क्षेत्र तली कहलाता है। मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी निम्न भूमि क्षेत्र तली कहलाता है। लूनी बेसिन का भाग, क्योंकि उस साइड लूनी नदी बहती है और लूनी बेसिन का भाग है वो तली कहलाता है। रोही किसे कहते हैं? रोही बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में पाए जाने वाले उपजाऊ भूमि क्षेत्र को रोही कहा जाता है। रोही क्या है? बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में पाए जाने वाले उपजाऊ भूमि क्षेत्र को रोही कहा जाता है। मरुस्थल का मार्च है वो किसे कहते हैं? मरुस्थल का मार्च सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप।
मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान किसका है? बरखान बालू का स्तूप का है। मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना या मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना या मरुस्थल का विस्तार होना, वही मरुस्थल का मार्च कहलाता है। जो मरुस्थल का मार्च है वो पूर्व की ओर बढ़ने से अरावली पर्वत श्रृंखला उसको रोकती है। ठीक है। और दिशा क्या है इसका? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर। इसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम। जो मरुस्थल का मार्च है उसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, हरियाणा की ओर। सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप का है। जैसे कि अब देख लीजिए, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र ये है और उत्तर पूर्व की ओर जाता है, ये अरावली है। और दक्षिण पूर्व से और ये उत्तर पूर्व की ओर जाता है, हरियाणा की ओर। ठीक है। मरुस्थल का मार्च किधर होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, हरियाणा की ओर होता है। बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है। और ये मुक्त क्षेत्र है क्योंकि ये पथरीला क्षेत्र है। और ये आगे बरखान, इसका सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप का है। मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ने का या मरुस्थल का विस्तार होना, ये इनका मरुस्थल का मार्च कहलाता है। आगे देखिए, नखलिस्तान। नखलिस्तान किसे कहते हैं? नखलिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्र में किसी जल राशि अथवा जल बेसिन के चारों ओर निर्मित हरा भरा क्षेत्र नखलिस्तान कहलाता है। यानी कि कोई भी झील है, मान लीजिए मरुस्थल में कोई झील है, उसके चारों तरफ हरा भरा भाग है, वही नखलिस्तान कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में किसी जल राशि अथवा जल बेसिन के चारों ओर निर्मित हरा भरा क्षेत्र नखलिस्तान कहलाता है। पीवड़ा सांप पीले रंग का सांप पीवड़ा सांप कहलाता है। ठीक है। पीवड़ा सांप पीले रंग का सांप पीवड़ा सांप कहलाता है। काटता नहीं है, फूंक के साथ जहर छोड़ता है। जो पीवड़ा सांप है वो पीले रंग का होता है, काटता नहीं है, फूंक के साथ जहर छोड़ता है। सांस के साथ जहर के जाने से व्यक्ति मर जाता है। और जो सांस के साथ जहर जाने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है। बाप बोल्डर बेड। बाप बोल्डर फलोदी में है। पर्मोकार्बोनिफेरस या पर्मियन कार्बोनिफेरस हिमानीकृत गोलास्म के अवशेष, मोरेन चट्टानें। बाप बोल्डर क्राई छोटे मिट्टी के कण, मोटे कंकड़ पत्थर। क्लाई मर्तिका, सिल्ट गाद, सैंड रेत और बजरी। ठीक है। और फलोदी में बाप नामक स्थान पर स्थित है। पुराजीवी महाकल्प के पर्मो कार्बोनिफेरस, पर्मियन कार्बोनिफेरस कालीन हिमानीकृत गोलास्म मोरेन चट्टाने के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें बाप बोल्डर बेड के नाम से जानते हैं। इन चट्टानों पर हिमानीकृत घर्षण के निशान मिलते हैं। जो चट्टान है बाप बोल्डर में, इन चट्टानों पर हिमानीकृत घर्षण के निशान मिलते हैं। ठीक है। और अभी इसके आगे क्या है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तरी व्रत मैदान प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है। उत्तर है उत्तरी व्रत वहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार का। अरावली तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और उत्तरी पश्चिम तथा हैं। ठीक है। आगे चलिए। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। जो लूणी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली कहलाता है। लूणी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? राजस्थान के बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। सीप
है एक सीप क्या है? सीप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ पैराबोलिक बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, ठीक है। सीप एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर तारा बालू का स्तूप पाया जाता है? मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान में तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र में पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। जो भी अर्धचंद्राकार उनको बरखान कहते हैं। थार के मरुस्थल में अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान बालू का स्तूप कहा जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में खड़ीन जल संरक्षण प्रचलित है? जैसलमेर में। राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर जिले में खड़ीन जल संरक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी अरावली पर्वत प्रदेश है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।